अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि मुख्य सचेतक की भूमिका के बारे में कि कितना मुश्किल हो सकता है ये काम आजकल के हालात और लोगों के टेम्पर्स को देखने के साथ में। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब भी कोई हंगामा खड़ा होता है या डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ वहाँ पे बात होती है तो उसको किस तरीके से आप टैकल करते हैं? जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हंगामा खड़ा होने की कोई ना कोई कारण रहते हैं। प्रतिपक्ष है, उनको अपनी बात रखना जो कि उनका अधिकार है, उस बात को रखने के तरीके और उस बात को मनवाने का प्रयास और सत्ता पक्ष द्वारा उस पे उनकी जो बात रखने का जो तरीका है उसकी कमियों को लेकर के ही वाद और विवाद की स्थिति बनते बनते गतिरोध पैदा हो जाता है। मुख्य रूप से ऐसे समय में जब स्थिति ऐसी बन जाती है कि हाउस इन ऑर्डर नहीं रहता तो चेयर से इस बारे में व्यवस्था दी जाती है और कुछ समय के लिए कार्रवाई स्थगित भी कर दी जाती है। कार्रवाई स्थगित करने के दौरान ये कार्य शुरू होता है कि किस तरह से उस विवाद का निपटारा किया जाए। इसके लिए संबंधित पक्ष जो कि प्रतिपक्ष होता है उससे इसके बारे में वार्ता करके और वो बात सही दिशा में आए, ये प्रयास शुरू हो जाते हैं। कई बार वार्ता के हालात नहीं होते हैं, लोग बहुत एजिटेटेड हो जाते हैं, कई टीवी में हमें देखने को मिलता है। उस हालत में क्या कर सकते हैं? देखिए, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर हमें डायलॉग्स रखने हैं और वो डायलॉग्स हमारे लगातार जारी रहे, यही एक सबसे बड़ी बात है। वार्ता लगातार होती रहे, कुछ न कुछ हर बार की बात में कोई बात निकल करके आती है। जैसा कि अभी पिछले दिनों में हुआ, 3 दिन तक सदन की कार्यवाही स्थगित रही। वो जो आपने बात फरमाई वो उसी बात पर थी कि उसमें एक वो सही दिशा तय नहीं हो पाने के कारण 3 दिन का समय लगा। लेकिन ये जिम्मेवारी जहाँ सत्ता पक्ष की है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, ठीक उसी तरीके से हर माननीय सदस्य की है, चाहे वो प्रतिपक्ष में ही हो कि इस सदन में जिसके वो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर वो अपने और इस राजस्थान के आम जन के मुद्दे के ऊपर चर्चा करके उसका निस्तारण करने के लिए अपनी बात को रखें। अभी जैसा कि हम राजनीति के बारे में सुनते हैं, आम आदमी की ये धारणा है कि ये जगह ऐसी है जो कि एक आदमी जो वैल्यूज़ पे चलता है, जो कायदे कानून वाला आदमी है, उसका वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको हर तरह की चीज़ें वहाँ करनी पड़ती हैं। तो एक आम शरीफ आदमी ये सोचता है कि राजनीति इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, वहाँ मैं नहीं गुजारा कर सकूँगा क्योंकि मेरे कुछ कायदे हैं, कानून हैं, ज़िंदगी के वैल्यूज़ हैं। लेकिन आपने इतना लंबा समय निकाला वहाँ पर, तो वैल्यू बेस्ड राजनीति जो है उसको किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं? क्योंकि ये तो हालात तो माफ़ कीजिएगा कहने के लिए थोड़े गिरते चले जा रहे हैं। तो उस वैल्यू बेस्ड राजनीति को कैसे आप एनकरेजमेंट मिलना चाहिए, किस तरह उसको प्रमोट करेंगे? अगर हमारी सोच ये है कि हमें सही रूप से किसी क्षेत्र विशेष में काम करके या अपनी जो भी जिम्मेवारी हम लेना चाहते हैं उस जिम्मेवारी को समझते हुए उसके लिए काम करते हुए हमें सही रूप से आम आदमी को न्याय दिलवाना है और उसके लिए काम करना है, तो हमें इसमें कहीं परेशानी नहीं है। लेकिन हमारी सोच ये है कि हम सीधे से इस पावर गेम जिसको कह लें, हम इस पावर गेम में अपनी भी पोजीशन कहीं बनाएं और पावर शेयर करने के मकसद से हम केवल आएँ, तो ऐसे के अंदर हम ये कह सकते हैं कि वो सही न्याय भी नहीं है और ऐसा व्यक्ति सही रूप से इस डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर जो आम आदमी की आस्था है उसके अनुरूप भी नहीं हो सकता है। आम आदमी अपने लीडर से, अपने नेताओं से किस तरह की चीज़ों की उम्मीद करता है और वो इस उम्मीद पर कितने खरे उतरते हैं जब वो आगे जाकर के सदन में बैठते हैं, इसके बारे में बातें जारी रहेंगी। वीरेंद्र जी, हम बात कर रहे थे वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की और एक आम आदमी जो कुछ नियमों का पालन करना चाहता है वो डरता है कि मेरी उस फील्ड में मेरा निभा नहीं होगा। लेकिन आप इतने लंबे समय से यहाँ टिके हुए हैं, तो उसके लिए आप सिर्फ किन चीज़ों के ऊपर नज़र रखें और किन चीज़ों को आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें कि आप वहाँ सरवाइव भी करें और शान के साथ सरवाइव करें, इज़्ज़त के साथ करें, ऐसा लोग क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात को जानना पड़ेगा कि हमारा एम क्या है। हमारा एम अगर किसी कुर्सी पर काबिज होना है तो हम सब ये बातें नहीं कर सकते।
और हमारा एम ये है कि सही मायने में हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए आम आदमी की जो दुख दर्द हैं उनको और आम आदमी की जो समस्याएं हैं उनको हम ठीक वैसे ही डील करें जैसे हम अपने परिवार के सदस्य के लिए करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आधा तो हमारा काम वहीं से पूरा हो जाता है। उस सबसे आगे हटते हुए हम सही और गलत का फैसला करने की भी अपनी जो क्षमता है उसका इजहार भी उनके बीच में करें। अगर कोई व्यक्ति हमें आशा के साथ किसी काम के लिए हमारे पास आता है और वो काम हम जानते हैं कि नहीं होने वाला है या नियमों के अंतर्गत ये काम नहीं होने वाला है, तो हमें उसको बहुत स्पष्टता के साथ में कहना होगा कि ये काम किया नहीं जा सकता है। लेकिन अमूमन मैंने जैसे आपको अभी निवेदन किया कि हमारी अगर मंशा कुर्सी पर काबिज होने की रहेगी तो हर आने वाले को खुश करके भेजना है, चाहे वो वादा किया जाए और वादा भी ऐसा जो कि झूठा हो, तो ये न्याय नहीं है। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं सही और गलत में से इस बात का फैसला करके उस व्यक्ति को बताऊं कि ये काम है आपका, ये काम सही है, इसको मैं कर सकता हूं, और ये काम मेरी सोच के हिसाब से गलत है, क्योंकि आने वाले की सोच से कभी गलत नहीं होगा, वो आशा के साथ आ रहा है, मेरी सोच के हिसाब से गलत है, इसलिए मेरे लिए संभव है। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते होंगे, आपके क्षेत्र में आपकी पॉपुलैरिटी की कमी आएगी। मतलब एक पॉलिटिशियन ऐसा कैसे कर सकता है कि लोगों को खुश भी रखे और उनसे सही भी बोले? देखिए, अगर ये किसी एरिया से या कह लीजिए कि पर्टिकुलर एक ऐसी समस्या है जो कि जन समस्या है, उस जन समस्या का निराकरण करने के हमारे प्रयास सही दिशा में हैं, इस बात को हम समय समय पर अगर जानकारी में लेकर के आते हैं तो हर व्यक्ति समझदार है, वो इस बात को जानेगा कि प्रयास सही दिशा में है, लेकिन कार्य को करने में ज़्यादा समय लगना है, या ये कार्य ऐसा है जिस कार्य के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है, तो उसके लिए समय चाहिए। लेकिन एक ऐसा काम है जिस काम से कोई व्यक्ति विशेष स्वयं का लाभ लेना चाहता है और अपना लाभ लेने के उद्देश्य के साथ साथ उसको लाभ दिए जाने की प्रयास में अगर हम जुट भी जाएं तो किन्हीं न किन्हीं का उससे नुकसान भी होने वाला है। तो ऐसे व्यक्ति को हम एनकरेज करें, ये मेरी सोच नहीं है। और इससे अगर एक व्यक्ति आज जो लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा, इस बात से नाराज़ है, तो एक दूसरा व्यक्ति भी है जिसका नुकसान नहीं हो पा रहा, वो भी उससे कहीं ना कहीं खुशी महसूस करेगा। और न सिर्फ इससे खुशी महसूस करेगा, उस सबसे अलग हट करके जो और लोग हैं, क्योंकि कहते हैं ना हमारे हर मूवमेंट को हज़ारों आंखें देख रही होती हैं, उनको भी इस बात का भरोसा होगा कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कम से कम गलत का पक्षधर नहीं है। तो आज एक व्यक्ति विशेष नाराज़ हो जाए, इस बात का भय अगर हम निकाल देंगे तो सैकड़ों हैं जो हमारी मदद के लिए तैयार रहेंगे और हमारी भावना को समझते हुए सहयोगी रहेंगे। इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आपका ये दूसरा टेन्योर है एक विधायक के रूप में, और आप सदन के सितारे या इस तरीके से भी आपको आंका गया है आपके काम के लिए, जिस तरीके उसके लिए आप क्या बहुत तरह की तैयारियां करके जाना पड़ता है, या आप जहां जैसा माहौल है उसके हिसाब से आप अपनी विट के हिसाब से वहाँ पे काम करते हैं? ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से सदन में जब कोई मुद्दा हमें उठाना है, अपने क्षेत्र की चाहे समस्या की बात करें, तो उसकी हमें तैयारी पूर्ण रूप से करनी ही पड़ती है, क्योंकि काम जो हम चाहते हैं उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसके लिए क्या प्रयास पूर्व में सरकार के स्तर पर किए गए और क्या उनमें कमियां रह गई, इस बात को हमें रखना पड़ता है। और ये बातों से नहीं होती, इसके लिए तथ्यात्मक जानकारी नितांत अनिवार्य है, जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो कि हर सदस्य को करनी चाहिए। और मैंने बतौर सदस्य पिछले 5 साल में इस काम को करने का अपना प्रयास रखा, जिसका कि मुझे आत्मसंतोष भी है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप सही तैयारी से नहीं जाएंगे तो वहाँ सिर्फ बवाल करेंगे, क्योंकि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो जो ये बवाल उठते हैं, क्या इसलिए उठते हैं कि लोग तैयार नहीं होते वहाँ के लिए? इसमें मैं सीधे रूप से ये भी नहीं कहूँगा, मैं उससे अलग हट करके ये भी कहूँगा कि कई बार ऐसी स्थिति इसलिए भी उठती है कि कोई मान्य सदस्य ये चाहते हैं कि उनके द्वारा उठाया गया मुद्दा
ये मुद्दा उन्होंने कितनी ज़ोर शोर से उठाया, इस बात का इजहार करने का भी एक प्रयास इसका भाग है। क्योंकि आज हर गतिविधि को मीडिया अपना कवरेज देता है, और जब सदन में गतिरोध पैदा होता है तो गतिरोध क्यों पैदा हुआ, इन कारणों को भी उसमें दिया जाता है। तो उससे एक तरीके से वो माननीय सदस्य की सोच रहती है कि उन्होंने इस मुद्दे के प्रति बड़ी के साथ में अपनी बात रखी है। इसको इजहार करने के लिए एक चाहे बवाल भी क्यों ना हो जाए, वो अपनी बात को इस वे में भी रखने से कहीं चूकते नहीं है। एक छोटा सा सवाल और, क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी पॉलिटिक्स में आए? ये आपने एक ऐसा सवाल किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि मेरे बच्चे नहीं, केवल एक बच्ची है और वो अभी स्कूल गोइंग है। शी इज़ स्टडिंग इन 9th स्टैंडर्ड। आज की स्थिति में मैं ये मानता हूँ कि वो इस फील्ड में आ पाएंगी, ऐसा अभी मुझे इसलिए महसूस नहीं होता कि इस फील्ड के अंदर हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत रहती है। हम ये कहें कि आए, इलेक्शन लड़ा और चले गए, ये समय नहीं है। ये समय है हमें डे टू डे आम मतदाता के संपर्क में रहना पड़ता है। इसके लिए दिन रात एक करने पड़ते हैं। आपको लगता है कि जो आपकी बेटी है वो इसलिए वो आप नहीं चाहेंगे वो आएँ कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, या इसलिए कि किसी और कारण से कि वो परंपरा नहीं बननी चाहिए परिवार? नहीं, परंपरा की जहाँ तक बात है, अगर पर्सन डिजर्व करता है वो अपने आप आएगा, वो निकल करके अपने आप आएगा। हम अगर परंपरा की बात करके इस दबाव में ला करके रोकना भी चाहेंगे तो कहीं ना कहीं और से निकल करके आएगा। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केवल इसलिए कि वो मेरी बेटी है वो राजनीति में आए, ये मेरी सोच नहीं है। अगर उसमें कुछ क्वालिटी होंगी तो केवल राजनीति में आकर के ही वो अपनी कोई पोजीशन बना पाए, ये ज़रूरी नहीं है। राजनीति से अलग हट करके समाज सेवा का भी एक दायरा है और बहुत सारे दायरे हैं जिनमें रहते हुए हम आम आदमी की मदद कर सकते हैं और अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। जो युवा लोग हैं वो राजनीति में आने की इच्छा रखते हैं, एस्पिरेंट हैं राजनीति को अपने करियर के रूप में लेने के लिए, जो ज़िंदगी भर करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये फील्ड अपने आप में वो फील्ड है जिसमें हम क्योंकि सीधा पावर से जुड़े होते हैं, हमारी जो कार्यशैली है उस कार्यशैली के चलते हम कानून के अंदर बदलाव करवाने की भी क्षमता रखते हैं। तो आज अगर कुछ इस तरीके की कोई कमियां हम महसूस करते हैं जिसके लिए कि आज का नौजवान जागरूक भी है, तो हमें इसके अंदर आना चाहिए। ये फील्ड है जिस फील्ड में हम एक बहुत कमज़ोर तबके के व्यक्ति से लेकर के और बहुत ऊंची पोजीशन के व्यक्ति तक हर एक की मदद करने की स्थिति में रहते हैं। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आज का नौजवान जो कि इस राजनीति के क्षेत्र में आया भी है, इस सोच के साथ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए कि मुझे अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना है, आम व्यक्ति के लिए कुछ करना है, तो ये क्षेत्र उनके लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है। लेकिन अगर वो ये सोच रखें कि हमें फटाफट राजनीति करनी है, हमें रातों रात इस रास्ते पर चल कर के बहुत धन संपदा अर्जित करनी है, तो मैं बहुत माफ़ी के साथ में कहना चाहूँगा कि उनको इस क्षेत्र में इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र को कायम करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत बड़ी आहुति देकर के इस देश को आज़ादी दिला करके ये डेमोक्रेटिक सेटअप बनाया है। आम आदमी की इसके साथ में अपनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आम मतदाता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, सम्मान करते हुए हमें एक मॉरल वैल्यूज़ के साथ में इसके अंदर आएँ, ये सही रूप में नौजवान के लिए संदेश है। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी, आप और हम ये सोचते हैं कि जो राजनीति है वो ऐसा क्षेत्र है जो सुलझे हुए लोगों के लिए नहीं है, जो लोग अपने आदर्शों पे चलते हैं, किन्हीं वैल्यूज़ पे चलते हैं, उनके लिए नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसे लोगों की वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे लोग, आप एक सिस्टम के बाहर रह कर के उसकी सफाई नहीं कर सकते, आप उस सिस्टम का हिस्सा बन के उसकी सफाई कर सकते हैं। तो हम सब ये सोचें कि हम अगर वहाँ एक्टिवली जा कर के अपना रोल नहीं निभा सकते, तो हम बाहर रह के भी किस तरीके के लोगों की मदद करें कि हमें सही रिप्रेजेंटेशन मिले, सही लोग हमारे नेता बने और आम आदमी से जुड़ कर के देश की समस्याओं को लेकर के और देश के प्रेम को महसूस करके अपना कार्य करें।